मित्रों नमस्कार। शून्यकाल के इत्मीनान से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे नवग्रह आश्रम के वैद्य हंसराज चौधरी से, जो आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए स्वस्थ भारत मिशन चला रहे हैं। आइए मिलते हैं चौधरी जी से। तो बचपन के साथ कुछ शरारतें करते थे, क्या करते थे? बचपन देखो ऐसा था साहब के सरपंच साहब के लड़के थे। पिताजी करीब 14-15 वर्षों तक कालियास के सरपंच रहे। तो यहाँ पढ़ते थे गांव में। चूंकि कालियास के सरपंच थे तो हमारा गांव भी कालियास पंचायत में ही था। तो मार साहब जो थे उन पे भी ये असर तो था ही कि ये सरपंच साहब के लड़का। और गांव का छोटा सा विद्यालय था। तो पढ़ाई के लिए जाना मतलब कभी तो ये भी मन में दिमाग में आ जाता था कि जो सरपंच साहब का लड़का हूँ, मेरे को छुट्टी क्यों नहीं। मतलब यानी कि पढ़ाई उन दिनों सरपंच होना बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज होती थी। अच्छा, फिर सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे घर पे फिलिप्स का ट्रांजिस्टर था, रेडियो जिसको कहते हैं। और उसमें एवरेडी एक बैटरी आती थी, सूखी बैटरी, वो उसमें लगा। तो वो लगाना मेरे को ही आता था। तो मतलब 3 पिन का उसमें तो आपका थोड़ा विशेषाधिकार। 3 पिन का एक सिस्टम था। और शाम को 7 बजे समाचार आते थे। तो बख्शी भागचंद उस समय मतलब समाचार पढ़ते थे। और ये अच्छी तरीके से स्मृति में है कि सन 71 में भारत पाकिस्तान के मतलब वो जो सीमा पे लड़ाई का जो वो वीरता के गीत और उस तरीके से, तो वो भी अपने को सुनना। और वो एक माल बनती थी एक कॉपर के छोटे छोटे तारों की, तो उसमें मक्खियां बैठ जाती थी। तो महीने में एक बार उसको साफ करना, ये काम भी अपने को करना होता था। तो यानी कि विशेषज्ञता का भी है वो एक। दूसरी बात है कि चूंकि हमारे घर में एक ट्रक थी लीलैंड उस समय, RSL 1329 नंबर थे उसके। ट्रैक्टर था, सन 62 में हमारे घर में ट्रैक्टर आ गया था। और 2 इंजन थे कूपर के, जो कुएं से पट्टा सिस्टम से कुएं से पानी निकालने का। बड़े जागीरदार तो थे ही। तो इस सिलसिले में पिताजी का लगातार भीलवाड़ा जाना या जयपुर भी जाना। तो स्लेट पेंसिल यानी जिसको बर्तना बोलते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होते थे। और एक उस जमाने में एक सोवियत रूस की एक पत्रिका आती थी, सोवियत संघ या ऐसा उसका नाम आता था। बड़ा चिकना कागज आता था उसका, और उसमें बड़े जोरदार फोटो होते थे। तो दूसरे स्कूल के जो अन्य बच्चों पे रोब गांठना, उसको दिखा के देख मेरे पास ये है। तो वो कहाँ से आती थी? वो हमारे घर पे 5 पत्रिकाएं उस समय नियमित आती थी। एक तो कृषि विकास, एक पत्रिका राजस्थान का कृषि विकास मतलब कृषि विभाग उसको प्रकाशित करता था। एक पंचायत राज की एक किताब आती थी जो पंचायत त्रैमासिक वो मतलब होती थी। और एक ये सोवियत संघ की जो किताब है ये भी मतलब नियमित रूप से आती। और एक कल्याण ये वो किताब आती थी। तो पिताजी पढ़े लिखे? पिताजी सन 40 में के मैट्रिक थे। अच्छा, तो उन्होंने कहाँ पढ़ाई करी? उन्होंने विजयनगर नारायण हाई स्कूल जो है, जो मसूदा राव साहब का अडोप्टेड विद्यालय था, मतलब मसूदा राव साहब उसको चलाते थे। तो अब उस दौर की अगर मैं बात करूं तो जो राजपूत वर्ग जो था मतलब वो नहीं चाहता था कि यहाँ के किसान पढ़े। तो ये उनकी एक जनरल एक अमूमन था। तो चूंकि हमारा तो गांव ठिकाना बदनौर में था, तो और मसूदा राव साहब चूंकि वो अजमेरा में थे, अजमेर मेरवाड़ा मतलब जिसको बोला जाता था। तो चूंकि मैं और थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे दादाजी दूलाबा, वो 5वीं पास थे। उन्होंने कहाँ पढ़ा होगा? वो तो बहुत पहले की आजादी से बहुत पहले की बात। तो उनको एक नाथ जी पढ़ाने आते थे। ये जो गेवरिया जी का जो आसन है, यहाँ एक गोकुल नाथ जी थे, तो वो पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने पढ़ाया और फिर अजमेर में इसकी परीक्षा होती थी। अंग्रेजों के जमाने का बहुत पुराना जमाना। ये क्या 1900 सन 40 में जैसे फादर ने मैट्रिक किया, तो उसके और आप
30 साल पीछे जाइए, 30-40 साल पीछे। 1910 क्या? हाँ, 1910, 1905-10 के आसपास। तो उन्होंने वो अजमेर में वो परीक्षा की। वो परीक्षा होती थी सेना में भर्ती होने के लिए। अच्छा। उस जमाने में मतलब वो तो आपके दादाजी क्या सेना में भर्ती होने की? नहीं, भर्ती होने नहीं, वो तो साहब वो मेवाड़ प्रजा मंडल के सदस्य थे वो तो। अच्छा। हाँ, ये अपने ये बलदेव राम जी मिर्जा और ये इन लोगों की जो दल था, उस दल के सदस्य थे वो तो। ये आपने बातचीत में कहा कि बड़े जागीरदार थे, तो किसानों के पास, क्योंकि आपका परिवार किसान परिवार था जी, उनके पास इतनी जमीन कैसे आई? सब वो सीधी बात ये थी ना कि ग्रैंडफादर 5वीं पास थे जी। तो मैं एक बात साफ तौर से कहता हूँ, साहब देखो, बुद्धि अगर किसी के पास है और फिर उसमें परिश्रम मिल जाए तो साहब बेड़ा पार, नो डाउट, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाग्य भाग्य, हाँ भाग्य होता होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो भाग्य में विश्वास करता नहीं। आदमी अगर चाहे तो भाग्य बदल दे। तो वो 5वीं पास थे, वो ठिकाना बदनौर के कामदार थे। तो ठिकाना बदनौर के कामदार थे, तो इन ठिकाने वालों के बड़े खेल होते थे। ये लांबिया स्टेशन होता था उस समय, तो ये लांबिया स्टेशन से रेलगाड़ी में बैठते थे। और चूंकि इनके जो बड़े ठाकुर हैं, इनके जो मालिक है, वो हिंदुआ सूरज उदयपुर महाराणा हुआ करते थे, और या इनकी और जो रिश्तेदारियां जहां कहीं भी रही होगी, तो ये जाते थे, तो ये इनका लास्ट स्टेशन था ठिकाने का। तो वो आते थे, तो चूंकि ये पढ़े लिखे थे, तो उनको पता चल गया कि भाई ये लड़का पढ़ा लिखा है। तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी हमारे दादा बा की। अभी भी उनके बहुत सारी ऐसे पुराने चौपनियां वगैरह मिलते हैं, तो बिल्कुल मोती की तरह, और पूरा उस तरीके से वो लिखते थे। तो उनको ठिकाना में पहले अर्जी नवीस बनाया और फिर वो कामदार हो गए। तो चूंकि वहां से भी वजीफा मिलता था, तनख्वाह मिलती थी, तो और उस जमाने में ऐसा मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि 4 आने में 1 बीघा जमीन मिलती थी। हाँ, और मेरे दादा बा को 10 रुपया तनख्वाह मिलती थी महीने। तो वो 10 रुपए से वो मतलब 10 रुपए की 40 चवन्नी हुई, तो वो उससे जमीन ही लेते थे और कुछ नहीं करते थे। भले उनका और कोई शौक नहीं था, शराब नहीं पीते थे, मांसाहार नहीं करते थे। तो वो ये उनका एक तो ये था। और ये आजादी के पहले की बात, ये आजादी के बहुत पहले की बात। जमीनें तब टिनेंट के पास तो हुआ नहीं करती थी, तब तो ठिकानों के पास, हाँ, राजाओं के पास हुआ करती। तो हमने, तो उन्होंने, आपने वहां से मतलब राजाओं से ली? बिल्कुल, ये किसानों की जमीन नहीं? किसी किसान की नहीं, बल्कि बाद में जाके मैं कहूँगा, मैं तो बहुत गौरवशाली परिवार का सदस्य हूँ कि मेरे पिताजी ने, जो कि ठिकाना बदनौर में अमीन के पद पे, जो कि सरकार उसमें सन 40 में उन्होंने मैट्रिक किया था, और सन 41 में उनकी नौकरी लग गई अध्यापक की। 42-43 तक वो अध्यापक रहे, छिपा बिल्डिंग में लाइब्रेरियन रहे, और ये शंभूगढ़ वगैरह यहाँ आसपास में बाढ़ की साल के बाद में उन्होंने अपने वो किया। फिर चूंकि ये पढ़े लिखे थे, तो मेवाड़ सरकार ने इनको एज ए अमीन मतलब नौकरी दे दी। अमीन क्या है? ये कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसा पद था? हाँ, जमीन नापने का जो काम करता है वो जमीन से अमीन साहब। हाँ, जमीन से अमीन, बिल्कुल वही होगा जो उसको उसकी तरमीम करे, उसको नापे, उसका नक्शा बनाए, ट्रेस बनाए। ये पटवारी से थोड़ी ऊपर की चीज है? हाँ, पटवारी से तो काफी ऊपर की चीज है, पटवारी से तो काफी ऊपर की चीज है। तो पटवारी तो केवल उसका बनाए हुए को नाप कर सकता है, परंतु वो उसका जन्मदाता होता है उस गांव के नक्शे का, कि भाई ये खेत है, ये कुआं है, इतना इससे दूर है। मतलब वो चाहे तो गांव में बहुत विवाद कर दे, और वो चाहे तो गांव में विवाद ही ना छोड़े। मतलब अमीन एक तरह से गांव की भविष्य का एक बहुत अच्छा भाग्य लेखक होता है अमीन, वो चीज होती है। तो ठिकाना मतलब मेवाड़ ने उनको नौकरी दे दी, और इस बीच इस दरमियान भारत आजाद हो गया, ठीक है, 47 के आसपास। तो इन सब राजा महाराजाओं को ये पता था कि ये जमीनें जाएगी। ये साहब बहुत तेज बुद्धि के लोग थे राजा महाराजा। तो इनको पता लगा, तो इन्होंने क्या हुआ कि भाई अपने ही रियासत का लड़का है, और दूलाबा जो अपने दूला पटेल जो अपने यहाँ कामदार हैं, उन्हीं का लड़का है, तो अपना कहना मानेगा और अपने को बहुत कमाई देगा। तो उन्होंने सरकार से अपने यहाँ इनकी पोस्टिंग करवा ली। और चूंकि उस समय सरकार ने एक लंबा समय दिया था, सन 47 से लगा के सन 50, 51-52 तक का, बल्कि यहाँ कुछ जगह तो 55 तक, जब तक की लैंड रेवेन्यू नहीं बना। तो उस समय इनको पावर दी थी कि भाई आप 2 रुपए 2.5 रुपए बीघे में भी जमीन लोगों को देते।
तो पिताजी बताते थे ऐसा कि पिताजी ने उनको कहा था कौन जमीन लेता, जमीन लेने वाला कोई नहीं है, देनी हो तो 1 रुपया बीघा में, जो भी बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तब लोग लेंगे। और साहब उसका फायदा ये हुआ कि इस आसीन तहसील में अंटाली, ये जबरकिया, ये दोली, ये आसपास के जितने इस इलाके के, ये टोंकरवाड़, यहाँ के जो जितने राजाओं के पास बड़े बड़े बीड़े थे, वो सब पिताजी ने 1 रुपया बीघे में मतलब लोगों को रात को जा जाके उनकी गरज कर करके उनको कहा मैं आज कह रहा हूँ तुम्हारे को, बाद में ये जमीनें अलॉट हो जाएगी, बाद में ये जमीनें व्यापारी वर्ग ले लेगा, ब्राह्मण ले लेंगे और दूसरे लोग ले लेंगे, तुम ले लो। और पिताजी ऐसा बताते हैं कि हजारों बीघे जमीन उन्होंने उस समय 1 रुपये बीघे में दी, क्योंकि उनको मालूम था कि जमीन का महत्व क्या है। तो इसलिए ये जागीरदार तो अच्छा, फिर पिताजी को भी वेतन मिलता था उसी हाँ राजघराने में। हाँ, तो वो भी उनका वेतन क्या था? पिताजी बताते हैं कि उनका 31 रुपया, लेकिन फिर भी 31 रुपया बहुत बड़ी, वो कहते हैं कि गाड़ी का पहिया होता था, मतलब कलदार होते थे चांदी के, ऐसा बताता है। और मेरे जो बड़े पिताजी है जिनको मैं गोद गया हूँ, गोकुल जी के 2 भाई थे मेरे पिताजी, तो वो बड़े कंजूस थे, बहुत भयंकर। भैंसे रखते थे 30-40 और गायें रखते थे, और जो घी होता था उसको बेचते थे, और उसका जो पैसा आता था उससे भी जमीन खरीदते थे और चांदी खरीदते। तो कहने का मतलब परिवार में व्यसन नहीं था, और इधर तनख्वाह आती थी, इधर उनको था, तो वो जमीनें लेते रहे। और अभी हमारे पास जितनी भी जमीनें हैं, हमने कालियास ठिकाने से, खारडा ठिकाने से, उदलियास ठिकाने से और बदनौर ठिकाने से, बस इन ठिकानों से ही हमने जमीनें ली। किसान की हमने और वैसे मूलतः आप इसी गांव के रहने वाले? अब ये भी बड़ी अजीब कहानी है। मूलतः हम यहाँ के नहीं है। अच्छा। मूलतः हमारी जो गोत्रा सगडोलिया है, हम पंजाब से आए हुए। बेसिकली हमारी कद काठी और मदर टंग और ये जो है ये सब पूरा पंजाब से है। हम अल्पसंख्यक है इस एरिया में, हमारी गोत्र के जो लोग हैं बहुत कम मात्रा में है। तो हम यहाँ से घूमते घामते हमारे दादा भाई, ये पहले ठिकाने के लोग खेती करने के लिए बाहर से किसान लाते थे, तो उसी सिलसिले में हम भी आए होंगे। तो बीच में आके हमने सबसे पहले जाट को 3 चीज चाहिए सर, एक तो नदी का किनारा, एक वहां के ठाकुर का सहारा, और एक वहां जो खेती जो है, जो जमीन जो है वो बिल्कुल एक जैसा पाट समतल। मतलब ये 3 चीज, क्योंकि पशु को खुद पाल लेता था, खाद अपना पैदा कर लेता था, और उस जमाने में ऑर्गेनिक खाद ही डाला जाता था। तो हमें अंटाली में बसा दिया गया था, और किसी जमाने में ये सगडोलियों की अंटाली कहलाती थी, या सगडोलिया गोत्र। फिर वहां जैसे जैसे भाइयों का विस्तार बढ़ा, एक परिवार भीमलक चला गया, एक परिवार प्रतापपुरा चला गया, एक परिवार दांतड़ा आ गया, और हम खाना बदोश की तरह हम वहां से निकले, चलानिया गए, चलानिया से घरटा गए, घरटा से रायला आए, और रायला से हम यहाँ आए। मतलब आपका रिवर्स माइग्रेशन हुआ? हाँ बिल्कुल, हाँ रिवर्स माइग्रेशन मान लो इसको। मतलब आप आगे चले गए, हाँ, फिर लौटे इधर, फिर वापस लौटे। तो यहाँ चूंकि मेरी जो दादी माँ थी वो रायला की ही थी, तो चूंकि रायला से यहाँ पास में ये खारड़ा जो आसन है, जो शंकर भगवान का स्थान है, इसकी जमीन को मेरे दादा ने और मेरे पिताजी ने बांटे पे, सिजारे पे मतलब 20 वर्षों तक बोया, और उससे जो मिलता था, और फिर धीरे धीरे वो शिक्षा और वो सब कुछ था, ऐसे धीरे 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 धीरे। आप कितने भाई बहन? हम गौर जी बहुत भाग्यशाली, मेरे 8 बहनें हैं, यानी कि मैं जिनको गोद गया उनके 3 बहनें, कोई बच्चा लड़का नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी के जो पहले वाली जो धर्मपत्नी थी, जो दांता विवाह किया उन्होंने, तो और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि दांता में दगोलिया गोत्र के जो जाट है, वो उस जमाने में इस क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित जाट। दांता पायरा, ये दांता धुआला। और उनके जो गुरु जी थे परिवार के, जो जिसको अपने जो घर के महाराज बोलते हैं, वो जोशी जी थे, जो कि शिक्षा विभाग में IAS के पद पे, मतलब बहुत बड़े पद पे थे। तो वो शिक्षा का भी उनका था कि उन्होंने पढ़े लिखे लड़के की खोज की, और मेरे पिताजी चूंकि पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने, ये भी एक संयोग रहा शिक्षा का। तो हम मंडल के जोशी परिवार के भी बहुत ऋणी है, वो शुरू से ही, मतलब हमारा वो दाता के परिवार पे उनका, मेरे पुराने, तो उनके भी 5 लड़कियां हुई पहली वाली माँ के। और एक समय ऐसा आया साहब कि ये बात मैं खासतौर से कोट कर रहा हूँ
एक समय ऐसा आया कि मेरी पूर्व वाली माताश्री का भी देहांत हो गया और मेरे बड़े पिताजी गोकुल जी थी, उनकी पत्नी के भी वो लड़का ही हुआ, मतलब लड़का नहीं हुआ, लड़कियां हुई और वो भी देहांत की स्थिति में आ गई। तो लोगों ने कहा अब तो दीपक ही बुझ गया, अब क्या होगा। परंतु साहब आशावादी होना बहुत बड़ी बात है। तो उस समय मेरे पिताजी बहुत आशावादी थे, उनका नहीं कोई बात नहीं होगा तो नहीं होगा। परंतु उन्होंने उस जमाने में भी मकान बनाना, जमीनें लेना, कुएं खोदना जारी रखा। और उसके बाद में जीवलियां एक जगह है शिरडियास के पास में, वहां से मेरी माताश्री को नाता लाने की जो प्रथा है जाट समाज में, तो वहां से चूंकि मेरी माँ शादी होते ही मतलब कभी भी ससुराल गई नहीं थी, तो उनके कोई आपस में विवाद होने से वो नहीं गए। तो दोनों बहनों को उन्होंने एक बोरखेड़ा और एक यहाँ रख दी नाते। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले करीब 1 वर्ष के अंतराल के बाद ही मेरा जन्म हुआ। फिर मेरे बाद में जो हरफूल है छोटा वाला भाई, उसका जन्म हुआ। उसके बाद में मेरी एक बहन है कमला, उसका जन्म हुआ। तो मैं 9 बहनों का भाई हो। और फिर मनफूल हुआ जो सबसे छोटा, जो भी सेल टैक्स में नौकरी असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे है। तो हम कुल मतलब 9 ग्रह होते हैं। वैसे हमारी 9 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। तो बस इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद चाहिए। पढ़ाई लिखाई का हो सब पढ़ाई का तो ऐसा हुआ कि लिखाई तो कम हुई, पढ़ाई ज्यादा हुई। हाँ, तो चूंकि मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ लिखाई कम हुई। आपके दादा की बहुत अच्छी थी। हाँ, वो शायद उनके पोते नहीं, पिताजी की भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो वो शायद उन दोनों के खाते में चला गया, मतलब मेरे को वो नहीं मिला। और बाद में ये वापस ऐसा तो नहीं कि आपने सरपंच के लड़के थे तो पढ़ने पे। हाँ, शायद ये रहा होगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूँ, नहीं ईमानदारी से मानता हूँ साहब। हालांकि पिताजी ने तो बहुत कोशिश की। उस समय ये जो बरवई होती है, बरवई बरू, उसके कलम बना के देते थे ऐसा, उसके छील के। हाँ हाँ, स्याही में दवात में डुबो के। बिल्कुल मेरे तो स्याही के वो आते थे, हमारी बोतल आती थी और कोरस की टिकियाएं आती थी स्याही की, जिसको हम उसमें दवात में भिगो के पानी में, और वो स्याही बन जाती थी। और पेन होता था निब वाला, तो उसमें भरते थे और उससे लिखते थे। परंतु ज्यादातर उस बरवई की जो वो कलम होती थी, उस कलम से लिखने का सुलेख बोलते थे उस जमाने में। सदा सत्य बोलो ऐसा लिखा जाता था, पहली बार यही लिखवाया जाता था, सदा सत्य बोलो, मेरा भगवान बालकों में है, और अध्यापक वह मोमबत्ती है जो खुद जल के समाज को प्रकाश देता है। इस तरीके की कोटेशन, गाय हमारी माता है, इस तरीके की चीजें होती थी। पट्टी पहाड़े हुआ करते थे। पर सबसे अच्छी बात ये होती थी कि जो ज्यादा स्याही में लिपा पुता होता था, मतलब वो विद्वान गिना जाता था, वो इंटेलिजेंट गिना जाता था। तो हमारे बिल्कुल काफी स्याही वगैरह लगी हुई रहती थी। पर चूंकि हैंडराइटिंग नहीं हो पाई, ये हालांकि इतनी खराब भी नहीं है, मेरा लिखा मैं पढ़ लेता हूँ, और थोड़ा कोशिश करे तो अगला भी पढ़ लेता है। और अभी भी ऐसी नहीं, अब तो काफी मैंने सुधार कर लिया, अब तो काफी सुधार कर लिया। अब मेरी हालांकि वर्तनीय शुद्धियां आती है, मतलब जैसे छोटी की बड़ी की मात्रा तो हो जाती है, खड़ी पाई या नस्वार। चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ तो ज्यादा व्याकरण का मेरा प्रारंभिक शिक्षा यही गाँव में। प्रारंभिक 5वीं तक मोतीबोर खेड़ा में की। उसके बाद में 6ठी कक्षा में साइकिल मिल गई और कालियास पढ़ने जाने लग गए। तो डेली कालियास जाना और आना, और उस जमाने में क्या आनंद था साहब। घर से 2 पराठे और दही और छाछ की बोतल साथ में, और उसमें ये प्लास्टिक की बोतलें नहीं हुआ करती थी, तो कांच की बोतल जिसको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, और गुड़ और शक्कर जिसमें घी डला हुआ, और कभी अचार। मतलब वो जैसे यूं बहुत सी बार तो यूं लगता था जैसे अपन खाना खाने जा रहे हैं। खाना घर से ले जाना होता था, और जो बस्ता होता था उसकी किताबें कॉपियां भी बहुत सी बार घी से भीग जाती थी। घी बहुत था घर में, तो फिर वो घी से भीगने पे अध्यापक जी कहते थे भाई ये क्या किया तूने, वहां तो पढ़ाने वाले कहते थे। तो उनको बहुत सी बार ये कहते थे साहब मेरी माताजी ने ऐसा कर दिया या मेरी बहन ने ऐसा कर दिया, मैं खुद पे नहीं लेता था। तो ये होता था। और फिर कक्षा 6 से मुझे याद पड़ता है कि कक्षा 6 में शायद 1 महीने बाद ही मैं रोजाना प्रातःकाल समाचार पढ़ता था वहाँ के प्रार्थना सभा में, क्योंकि घर पे रेडियो था। और क्या अखबार से पढ़ते थे? नहीं, घर पे रेडियो था। हाँ, लेकिन अखबार तो आता था, हिंदुस्तान अखबार आता था हमारे घर पे जी। हाँ, नहीं स्कूल में जब आप? हाँ, स्कूल में नहीं, वो मेरी स्मरण शक्ति तो आज भी वैसी है जैसी पहले थी। तो मतलब मैं शाम को न्यूज सुन लेता,
7 बजे। हाँ। तो वो न्यूज मैं बिल्कुल उसकी यूं क्यों जाके वहाँ लिखते नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत कोई 1-2 चीज छूट जाती भले, पर उसमें मैं मेरी तरफ से कोई मिलान नहीं करता था, मतलब मिलाता नहीं था। तो यानी कि जो समाचार होते थे, जैसे रेल दुर्घटना हो गई, रेल मंत्री जगजीवन राम ने ऐसा कहा, उस जमाने में इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा, और वो फलानी वहानी सेना बनी, मतलब इस तरीके की जो उस जमाने की जितनी भी खबरें, सांबर झील में नमक का इतना उत्पादन हुआ, मतलब इस तरह की चीजें खबरें उस समय में होती थी। भाखड़ा नंगल बांध के बारे में जो कुछ चीजें, मतलब समाचार इसी तरीके के आया करते थे। और साहब एक बात है, सकारात्मक समाचार होते थे, और एक उसमें कहानी आती थी शाम को, और एक प्रोग्राम आता था करसानी बात, जो काफी लोकप्रिय कार्यक्रम था, उसके बीच में एक कहानी आती थी, तो मैं कहानी भी सुनाता था। हर दिन एक कहानी आती थी? हाँ, हर दिन एक कहानी आती थी, और बहुत अच्छी कहानी आती थी साहब। उससे मैंने कहा था रेडियो बहुत अद्भुत था साहब, रेडियो ही था आनंद वाला। तो वो कहानी भी मैं कभी कभी अभी सुनते हैं भी रेडियो? हाँ बिल्कुल साहब, मैं आज भी, अगर मेरे को 2 ऑप्शन दिए जाए कि भाई एक तो आपको रेडियो सुनना और एक आपको टीवी देखना, तो मैं टीवी को हमेशा म्यूट करके देखना पसंद करता हूँ। आज भी मेरे में आदत है, आप कभी अचानक मुझे औचक निरीक्षण करें मेरा, मैं हमेशा आवाज म्यूट करके टीवी देखता हूँ, क्योंकि अगर मर्यादाएं बहुत कम की है तो टीवी की आवाज ने की है, दृश्य तो वही है जो दिख रहा है, दृश्य में तो किसी की कोई गलती नहीं। रेल एक्सीडेंट हुआ तो हुआ है, वो दिखाई दे रहा है आपको, किसी के साथ बलात्कार हुआ, कोई महिला सड़क पे रो रही है तो रो रही है, परंतु वो कहेंगे कि ये महिला दलित है, वो ये कहेंगे कि ये जो बलात्कार करने वाला ये दलित है, वो ये कहेंगे कि ये फला है, ये ढिमका है, मतलब ये चीजें जो वो अंदर डालते हैं। नहीं, एक महिला का बलात्कार हुआ है, उसको उतनी सजा होनी चाहिए, क्या दलित है तो इसका मतलब उसके साथ बलात्कार किया जाए, और दलित नहीं है और कोई राजपूत महिला है या जाट महिला है तो उसके साथ नहीं किया जाए, ये भेद करता है टीवी। तो इसलिए मैं इसको तो करता हूँ म्यूट। और रेडियो आज भी साफ सुथरा है, रेडियो पे आज तो आप रेडियो से कहानी सुन करके वहाँ बताते हैं? साहब रेडियो की मेरी ये हालत है, एक बड़ी रोचक घटना बताऊंगा आपको। मैं टीवी तो हमारे घर में मैं सन 80 के आसपास लाया था, हाँ 80, 82, 83 के आसपास टीवी, एक टेक्सला की एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाए थे, जिस जमाने में ये रामायण और हम लोग एक धारावाहिक आता था। तो परंतु रेडियो मेरे पास शुरू, तो फालना का एक रेडियो आता है जिसकी लकड़ी की बॉडी आती है और उसमें काफी अच्छा होता है। तो मैं ये इसकी क्रिकेट की कमेंट्री सुनने का भी मेरे को शौक था, और राजस्थानी गाने सुनने का, उड़ उड़ रहे हमारा कागला, उस जमाने में मतलब तीतर बोलियो जंगल में, मतलब ऐसे गाने उसमें, मतलब अच्छा दौर था वो। कालूलाल प्रजापति और इस तरीके के उस समय सिंगर थे, और अल्लाह जलाली भाई और मांगी भाई और नूर मोहम्मद लंगा, और इनकी मतलब अच्छे उस जमाने के मशहूर सिंगर हुआ करते थे। लता जी के गाने सुनते थे। तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के चक्कर में मैं, क्योंकि किसान था, तो किसान का लड़का था, तो पाणत करनी होती थी, खेत में पानी देना होता था, तो वो क्रिकेट कमेंट्री चल रही सुन रहे, और पानी छोड़ दिया उस क्यारे में, पता ही नहीं चलता था, और वो पानी में डूब जाता था रेडियो, और फिर उसमें इस तरीके की आवाज आती थी। फिर लगता था कि भाई अब एक नया रेडियो और खरीदना, ठीक है। तो घर वाले कुछ कहते नहीं? घर वाले नहीं, वो रेडियो ही पता नहीं होता था, कि घर वालों को पता ही नहीं होता था कि मेरे पास रेडियो भी है। हालांकि वो लाता था, मैं रख देता था, पर ऐसा कोई विवाद नहीं था, क्योंकि संपन्नता तो थी घर में, तो वो तो कोई ज्यादा बड़ा इशू था नहीं। और कभी हमारे ट्रक का ड्राइवर पैसे दे देता हमको, कभी हमारे ट्रैक्टर का ड्राइवर लाके पैसे दे देता, कभी कोई ट्रैक्टर चूंकि हकाई करते थे लोगों के, तो वो जैसे मान लो 100 रुपया आया तो उसमें से 90 रुपए पिताजी को दे देते, पर ईमानदारी से कहता भी 10 रुपए मैंने रख लिए। साहब उस समय तो रेडियो ही मतलब मुश्किल से 50-60 रुपए का आता था, तो कोई ज्यादा महंगा कीमत थी नहीं। 8 आने में तो एक एवरेडी सेल आता था। अभी पता है आपको कि फालना के रेडियो की कीमत क्या है? अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि इन दिनों में मैंने नहीं खरीदा, पर 350-400 रुपए से। पिछले दिनों हम लोग उस फैक्ट्री में गए जी, जहाँ फालना के रेडियो बनते हैं, फालना में ही गया जी, हाँ फालना में, और हमने 2 रेडियो और 2 टॉर्च खरीदी थी साथ। जी जी जी, और 450 रुपए का एक रेडियो अभी होगा साहब। तो फालना के रेडियो जैसे आप कह रहे हैं, नहीं वो अद्भुत था, उसकी आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छा। मैं बीबीसी लंदन हमेशा शाम को सुनता था। आप बीबीसी के लिसनर थे? हाँ बहुत, बिल्कुल, बहुत वर्षों तक, आज भी हूँ मैं। आज भी मेरे मोबाइल में बीबीसी ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा, मतलब मैं मुझे, क्योंकि क्या है बीबीसी, मतलब क्या
उनके जो बोलने का लहजा है वो आपको प्रभावित करता है, या भाषा प्रभावित करती है, या जो उनकी प्रामाणिकता है, क्या है मतलब बीबीसी में? क्योंकि आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बीबीसी समाचार